Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Napier. In today's lecture, we're going to discuss a very important phenomenon that has pervaded the modern world unlike ever before. It is the emergence of civil society groups. और सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करें उसको डिफाइन करें तो इट कुड बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ all the non-governmental organization institutions which reflect the will of the and interest of the citizens of a country. और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले तो एकेडेमिया, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं. फिर आपकी कम्युनिटी लेवल पे आपकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं. देयर आर ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे एडवोकेसी और एक्टिविस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. इसी तरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ऐसे बिजनेस मॉडल्स जो कि सोसाइटल प्रोग्रेस या सोसाइटल चेंज को इन्वोक करते हैं. उनका बिजनेस मॉडल ही इस चीज़ का सेंटर होता है. दोज आर कॉल्ड सोशल एंटरप्राइजेस. इन सोशल एंटरप्राइजेस किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ की जाती है और जो भी प्रॉफिट आता है इस कंपनी में वो इट इज़ इन्वेस्टेड बैक इन द इंस्टीट्यूशन. बहरहाल ये तमाम इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करती हैं सोसाइटी के अंदर बहुत अहम. क्या इशूज़ एंड कंसर्न्स हैं इन मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के? दे स्पेशली टॉक अबाउट ह्यूमन राइट अब्यूजेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के ऊपर. बेसिकली ऑल द लिबरल एंड प्रोग्रेसिव कॉजेज़, उनको प्रमोट करने के लिए ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके दूसरे भी आ सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस लॉयर्स की जो एसोसिएशंस होती हैं वो भी इसके अंदर होती हैं, बिकॉज वो केसेस लड़ती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो आप उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट caveat is that what are the strategies and platforms that they use. So they use grassroots activism, जिसके तहत वो grassroots पे लोगों को educate करती हैं. उसको educate करने के अलावा they can use formal protests कर सकते हैं, वो workshops कर सकते हैं, different things that they do कि वो grassroots level पे change के लिए. Second is lobbying, that is by इन्वेस्टिंग इन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल कैंपेन्स को के ऊपर वो स्पेंड करें ख़ास पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की, ताकि उनसे अपने पसंद के काम करवाए जा सकें. लिटिगेशन बाय लीगल चैनल्स के ज़रिए कोर्ट में केसेस करके किया जा सकता है. डिजिटल एडवोकेसी, सिंस द डॉन ऑफ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई है पॉलिटिकल एक्टिविज्म के ऊपर. सो द ट्रेंड्स लाइक #MeToo, जिसके तहत सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आर कमिंग आउट, अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवोकेसी. सो आपने खासतौर पर पॉलिटिक्स के ऊपर देखा कि कोई भी बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के ऊपर वीडियोस बन के सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं और वो किस तरीके से उनको अकाउंटेबल ठहरा देती हैं. कराची का रिसेंट इंसिडेंट्स हमारे सामने है कि कैसे वो MPA ने एक आम शहरी के साथ जब बदतमीज़ी की, हाथापाई की, तो उसको कैसे सोशल मीडिया ने ट्रायल किया और and then he was forced to toe the line. So this is how these different strategies are used by civil society groups. सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ ही कोरिलेटेड एक अगला टॉपिक ग्लोबल सिविल सोसाइटी की, और कभी कभी इसमें पास पेपर्स में देखें तो नोट भी आता होता है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या है. तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज लाइक दिस civil society but internationalized. So basically groups which are operating across border and which are are not under the jurisdiction of one particular government or which addresses the various international issues. तो ये ग्लोबल सिविल सोसाइटी है. ग्लोबल सिविल सोसाइटी की के अंदर आपके पास इंटरनेशनल NGOs आ सकती हैं, ट्रांसनेशनल एडवोकेसी नेटवर्क्स आ सकते हैं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स आ सकती हैं. तो इनके जो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटी के, द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्ल्ड इश्यूज. ग्लोबल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अमूमी तौर पे जिन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं वो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं और उनका ताल्लुक किसी एक ख़ित्ते से नहीं होता और एक ख़ित्ते की और या एक हुकूमत की मदद से वो मसला हल भी नहीं हो सकता. सो फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज, ये एक ऐसा मसला है जो कि सिर्फ एक कंट्री की पॉलिसी से नहीं बदल सकता, बिकॉज दैट इशू इज़ नॉट लोकलाइज्ड. व्हाट the neighboring countries are doing affects the country as well. So, or what the global north is doing affects the global south and vice versa. Therefore, the issues are not localized. So they often
टॉक अबाउट इश्यूज विच आर मोर ग्लोबल इन नेचर। तो ये सबसे पहले ट्रांस वर्ल्ड इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। दूसरा, अमूमी तौर पे आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज टू से दैट दे आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, दे आर नॉट ऑपरेटिंग विद इन वन पर्टिकुलर टेरिटरी। उनका नेटवर्क जो है दैट इज spread out across the globe. The third is trans-border communication, generally because of cheap air travel, easy internet और आपकी social media के ज़रिए और इन चीज़ों की वजह से communication is very easy between countries. So this has given rise to trans-border communication. The fourth is supraterritorial solidarity, which means that across territories इनके अपने interests align करते हैं और वो आपस में solidarity show करते हैं और एक दूसरे के causes को support भी करते हैं. Now it is important to note that all these four features should not necessarily be present within an organization to call it a global civil society. If a civil society has a local organization, not a global organization, but it is addressing a trans-world issue. So for instance, कोई local community है, एक organization है civil society जो कि climate change पे काम कर रही है अपने एक छोटे से खित्ते में, अपने शहर में, वो भी उस global civil society का हिस्सा है, according to a lot of people who study this subject. And if a civil society group is fulfilling any of these four characteristics, then it could be declared a global civil society. बट अमूमी तौर पे जो बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटीज़ हैं ग्लोबली, वो इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं. इसमें एग्जांपल आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, जो कि 900 कंपनीज़ को दुनिया भर की इकट्ठे करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, नई बिजनेस प्रैक्टिसेस को करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. दैन देयर इज़ एसोसिएशन ऑफ एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन. Open Society Foundation, OSF, which is run by George Soros, is one of the very biggest liberal civil society groups across the world, जो कि fund करती है, support करती है liberal causes को across the globe. Then you have Amnesty International, the famous one, which is operating in multiple countries, और वो इन सब के issues को discuss करते हैं. So this is how global civil society operates and how they are the product of particularly the feature that has become popular in the last 10 or 20 years. एक important इसके अंदर point है कि global civil society ने किस तरीके से governance को बहुत influence किया है. So what it has done is that it has created multi-layered governance. तो एक तो ये कि सबसे पहले ये भी बात कि governments की authority कम हो गई है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के आने से, बिकॉज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने अपना रोल भी अपना बहुत ज़्यादा इंक्लूज कर दिया. तो एज सिविल सोसाइटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गिव इन करना पड़ता है टुवर्ड्स सिविल सोसाइटी डिमांड. जो सिविल सोसाइटी जिस तरह मीडिया के प्रेशर, यानी जैसे जैसे मीडिया की पावर बढ़ती है, गवर्नमेंट की पावर कम होती जाती है, बिकॉज government has to toe the line, government is being kept accountable by the media. उसी तरह same analogy applies to civil society as well. तो इसके तहत सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इन्फ्लुएंस किया है गवर्नेंस को, बिकॉज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं और वो इशू बनता है और लोग उसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो एक प्रेशर बनता है, एक लॉबी होती है उसके खिलाफ, एक नेशनल नैरेटिव बनता है, तो फिर गवर्नमेंट्स को वो चीज़ें करनी होती हैं. तो दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग. सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दे समटाइम्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन पॉलिसी मेकिंग इन टर्म्स के अक्सर लेजिस्लेशन के ऊपर गवर्नमेंट भी मदद लेती है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की. तो अगर फॉर इंस्टेंस देयर आर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हु आर वर्किंग ऑन चाइल्ड अब्यूज़, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन करनी है ऑन दैट, तो इट ऑफ्टन टेक्स द एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम दोज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एज वेल. और हमारे मुल्क में भी और दुनिया भर के ममालिक में अक्सर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं अपनी एरिया expertise के अंदर. So that is how civil society groups are directly involved in policy making as well. There's this consortium of scientists who are formative in making the climate change policy in the United Nations as well. So that's there as well. तो ये सारी चीज़ें, तो in this fashion आपकी multi-layered governance आ गया कि multiple layers के अंदर उसको जो है ना बॉब हो रही है, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है हर सारी चीज़ें, बल्कि सिविल सोसाइटी ने भी कंट्रोल में नहीं है हर सारी चीज़ें, बल्कि सिविल सोसाइटी ने भी
काफ़ी ज़्यादा शेयर इसके अंदर लिया है. So this is something that civil society groups has emerged in modern times. It has become very powerful. It's using modern technological tools. It's also influencing governance. It's influencing not just regional dynamics, but it's also global dynamics as well. World Economic Forum की एग्जांपल आपके सामने. Amnesty International has forced governments, authoritarian governments को भी even force किया कि political prisoners को वो release करें, और वो pressure build करते हैं और सारा कुछ. तो they control and exercise and command a lot of influence and power in the modern world. तो इस पे कभी कभी नोट आ जाता होता है क्वेश्चन में. अमूमी तौर पे कभी पास पेपर्स में आप देखेंगे 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है अमूमी तौर पे. जनरली इट्स अ नोट ऑन 10 मार्क्स. तो बट यू शुड बी एबल टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स दैट you can in this given topic. So that's it for today. See you guys in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.